धर्मेंद्र प्रधान भी देख रहे हैं और भूपेंद्र यादव भी देख रहे हैं, डिपेंडिंग करता है कि धर्मेंद्र प्रधान है, भूपेंद्र यादव पहले। तो आपका क्या मानना है कि धर्मेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के दिमाग में क्या चल रहा होगा? नहीं, मुझे लगता है भूपेंद्र यादव तो औपचारिक तौर पर कहते हैं कि मेरा बिहार से वास्ता नहीं रहा है, लेकिन वो एक अलग कॉटरी थी। अगर बीजेपी के अंदर के पॉलिटिक्स की बात करें तो भूपेंद्र यादव के काफ़ी करीबी नित्यानंद राय माने जाते थे, और सम्राट चौधरी को जब लाया गया था तो भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय की जोड़ी ही लेकर के आई थी। लेकिन सम्राट चौधरी ये सबसे अलग हो चुके हैं, अब उनकी एक अलग पहचान बन गई है। तेज तर्रार नेता हैं, उनके पिता भी बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनका भी बहुत बड़ा असर होता था, जबकि वो आरजेडी से पॉलिटिक्स करते थे। आप अक्सर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए देखेंगे, चूंकि वो तेज तर्रार युवा नेता हैं। जिस समाज से आते हैं उस समाज की आबादी यादव के बाद है, तो यादवों के बाद है, इसलिए बीजेपी ये इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि गैर यादव समाज के लोगों को वो आगे कर रही है, और इसलिए वैसा समाज जो कभी सत्ता में रहा नहीं है उसको सत्ता सौंपने की बात कर रही है। ब्रिजेश, महेंद्र जी से जाने से पहले ये टाइमिंग है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कैसे अंजाम हुआ, आप क्या जानते हैं कि पीछे कौन था? ऐसी सब चीज़ें सडनली तो होती नहीं पॉलिटिक्स में। देखिए, मुझे लगता है मैं पंकज की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये इसका जो इलेक्टोरल बेनिफिट मिलेगा वो तो खैर ऑब्वियस है, लेकिन ये एक और भी रीज़न है कि इससे नीतीश कुमार को मेजर एम्बैरेसमेंट ज़रूर होगी कि आप एक बड़ा विपक्ष की एक कुनबा बनाने को चले थे और आपके खुद के कुनबे में सेंध लग गई। और जिस तरह से एक एक करके जो जा रहा है, जैसे अभी सुदीप भी कह रहे थे कि कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि वहाँ शिफ्ट हुए और जिस तरह सम्राट चौधरी वहाँ बने, तो मुझे लगता है ओवरऑल भाजपा की ये नीति है कि नीतीश कुमार के खेमे में जितने कम से कम लोग रह जाएं और नीतीश कुमार को जितना वो विजिबली एम्बैरेस कर पाएँ, ये सारी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। आपने अभी धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बोला था, मुझे लगता है बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो वहां का इंचार्ज होता है उसकी बहुत ज़्यादा नहीं चलती, बल्कि मैक्सिमम डीलिंग जो होती है वो दिल्ली से होती है। जब तक अरुण जेटली जिंदा थे तब तक अरुण जेटली और नीतीश कुमार के बीच में डायरेक्ट संवाद होता था, और अभी भी ऐसी हालत है कि बिहार में मतलब आप गृह मंत्री अमित शाह को कह लीजिए, बिहार में मैक्सिमम चीज़ें गृह मंत्री अमित शाह के ही टेबल से रूट होती हैं, क्योंकि वो सबको पता है कि बिहार और यूपी कितना इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि वो 2024 में सरकार बनाना चाहते हैं तो। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी डिस्टेबलाइज करना चाह रही है, ये सब लॉन्ग रन का है। देखिए, थोड़ा समय तो लगेगा ही ना, अब चुनाव में समय ही कितना बचा है? बिहार का चुनाव तो लोकसभा के बाद होता है। हाँ, बिहार साल भर ये सब 2024 की कवायद है। अच्छा, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई 2025 का सोच रहा है, और जो नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने की भी जो बात चल रही थी वो भी उसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज 2024 थी, 2025 नहीं था। क्योंकि 2025 में क्या होगा, वो 2024 एक बार निपट गया तो 2025 को वो एक दूसरे तरीके से निपटा देंगे। मतलब कहने का मतलब, आप जब तीसरी बार केंद्र में आते हैं तो आपका उत्साह, आपका जोश और आपका जज्बा एकदम अलग होता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नहीं है कि काडर नहीं है बिहार में। जो सबसे बड़ी चीज थी कि अब तक भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व था वो नीतीश कुमार के सामने घुटने टेके हुआ था। अब नीतीश कुमार के हटने से और जिस तरह की थोड़ी आक्रामक तेवर जो अमित शाह ने एक रैली में दिखाए, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब ये लगने लगा है कि अब हमारी डिपेंडेंसी और एक ये डर कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, वो डर अब कम होता जा रहा है। तो महेंद्र जी, हो ये रहा है कि नीतीश एक अच्छा सा नया प्यारा सा घर बनाने दिल्ली आए हैं, और वो जब दिल्ली आए हैं तो यहाँ पीछे से सेंध लगाई जा रही है। उनको इसका अंदाज़ा नहीं है कि पॉलिटिक्स फेयर नहीं होती है। जितना वो वक्त वहाँ बिता रहे हैं, पटना में तो कुछ और ही खिचड़ी बन रही है। अनम्यूट। सामाजिक समीकरण जो बिहार की जात की राजनीति, जो जातीय समीकरण को साधने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा जिम्मा जो है वो नीतीश कुमार को दे रखा था। और अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ संबंध समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने हाथ में संभाल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि महागठबंधन के बनने के बाद
जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में संभावित नुकसान जो दिखाई दे रहा है उनको राजनीतिक रूप से, उस नुकसान को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से उसको कम किया जाए। और सारी की सारी कवायद जो है, ये जो छोटी पार्टियां हैं, जो जाति आधारित पार्टियां हैं बिहार की, चाहे वो जीतन राम मांझी की हो, चाहे चिराग पासवान की हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की हो, चाहे मुकेश सहनी की हो, सबको एक अम्ब्रेला के अंदर लाके भारतीय जनता पार्टी एक गैर यादव जो पिछड़ा वर्ग है उसको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। पहले यही काम भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार करते थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चिंता होनी चाहिए कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे देश में एक राष्ट्रीय स्तर पे विपक्ष के खेमे का नेतृत्व कर सकें, एक जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो है ग्रैंड अलायंस जो है एक महागठबंधन खड़ा कर सकें, वैसे में ऐसा ना हो कि उनके राज्य में ही उनको एक जो है पराजय का सामना करना पड़े। और ये पूरी की पूरी, और ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही सफलतापूर्वक करके दिखाया है 2014 के भी इलेक्शंस में और 2017 के भी इलेक्शन में, जब भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम से पूरा जो अपना जनाधार हिंदी बेल्ट में जिस तरीके से मंडल की राजनीति की वजह से खो चुकी थी, वैसे में 2014 में अमित शाह के नेतृत्व में जब वो महासचिव थे उत्तर प्रदेश के, और 2017 के विधानसभा चुनाव में छोटी छोटी इन जातिगत आधारित पार्टियों को जोड़ के अमित शाह ने ये कर दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर जो है सत्ता हासिल कर ली थी 2017 में। तो एकदम उत्तर प्रदेश का जो एक्सपेरिमेंट है वही बिहार में दोहराने की कोशिश की जा रही है। तब भी तमाम जो है दबाव थे यहाँ पे, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में उनके पास विकल्प नहीं है क्योंकि एक महागठबंधन बन गया है और जेडीयू ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 में भी और 2017 में भी तमाम ऐसे दल थे जो गठबंधन के लिए तैयार थे। उस समय अजीत सिंह थे राष्ट्रीय लोकदल के, वो उनके साथ, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और जिसको हम लोग जो है अगर इस तरह एनालिसिस में बोलते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ कास्ट, तो ये पूरी का पूरा उत्तर प्रदेश का जो एक सफल एक्सपेरिमेंट है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है उसको दोहराने की कोशिश कर रही है। जी, माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ कास्ट है या माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ नेशनल नैरेटिव है? पटना नैरेटिव, बेगूसराय नैरेटिव, दिल्ली नैरेटिव, मतलब कोई सा नैरेटिव नहीं है जो छूट रहा है। नहीं, देखिए इसमें ये बहुत बड़ा संदेश है कि अगर जो है ये सभी छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं तो उनका एक अपना जो है वोट बैंक, डेडिकेटेड कमिटेड वोट बैंक तो है। उसके साथ अगर ये छोटे छोटे दल, ये जो बिहार की राजनीति में जिनका प्रभाव है और जो है जनसंख्या के हिसाब से वो सीटें जीतने में जो है बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे दल अगर साथ में आ जाए तो निश्चित रूप से ये एक नैरेटिव जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी विस्तार कर रही है। और ऐसे समय में जो आप एक पूरा का पूरा इस महागठबंधन के आधार पे ही पूरे देश की राजनीति को जो है सभी विपक्षी दलों को एकत्रित करने के एक मंच पे लाने की जो कोशिश है, निश्चित रूप से उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि किस तरीके से दोनों जगहों पे कि नीतीश कुमार को बिहार में ही घेरा जाए, नीतीश कुमार को बिहार के बाहर जो है ज्यादा जो है उनको राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने को का अवसर न दिया जाए, उनको बिहार में ही घेर के बिहार में ही रखा जाए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं सफल अभी फिलहाल नजर आती है। लेकिन ये जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं जो ये कभी भी राजनीति का रुख देख के राजनीतिक हवा किस तरफ चल रही है ये पलटी मार सकते हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो जैसा अभी बात हो रही थी, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ये कभी भी जो है दूसरी तरफ पलटी मार सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जो है एक तरीके से आप देखिए कि सचेत होके ये राजनीति करे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, बिहार में उनके पास इसके अलावा कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है। जिस तरीके से अगर जातीय समीकरण, हम मैथमेटिक्स की बात करें तो महागठबंधन एक बहुत ही मजबूत जो है आधार पे खड़ा है बिहार में खासकर। तो मतलब देखिए महेंद्र जी, मोटी मोटी बात यह है कि बीजेपी दिखाना चाहती है कि जो आदमी बिहार नहीं चला सकता
वो बड़ा गठबंधन क्या चलाएगा। तो मोटी बात यह है कि अगर जीतन राम मांझी निकल जाते हैं, डॉक्टर संजय, तो नैरेटिव तो यही है ना, आप अपना घर, अपनी पार्टी, अपना गठबंधन का तो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आप बाकी क्या करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो सब छोड़ के और वो सारी की सारी जिम्मेदारी दे के तेजस्वी को बोलें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, तो बिहार के वो बैगेज से मुक्त हो जाएंगे। उनके पास बैग भी है और वो बैगेज भी है, और उसके बाद वो दिल्ली में जा रहे हैं। वो दिक्कत तो इसी बात की है ना, या तो मुक्त हो जाते, एकदम बीच पितामह टाइप हो जाए, बोले कि मैं जाके मैं एक कॉज के लिए लड़ूंगा, लेकिन वो तो अभी भी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री गद्दी पे। नहीं, वो रहेंगे मुख्यमंत्री के गद्दी पर, वो बैठे हुए भी रहेंगे। जीतन राम मांझी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक कार्ड और खेलना चाहे, क्योंकि जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, और अब तो नहीं लेकिन पहले बड़ा अटैकिंग होते थे नीतीश कुमार जी पर कि हम तो ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, हमें रबर स्टैंप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी चाहते थे इस्तेमाल करना। मैं जब अपने तरीके से निर्णय लेने लगा तो फिर ये नाराजगी इनकी बढ़ गई और हमें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। अगर जीतन राम मांझी फिर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, तो फिर उस राग को अलापना शुरू करेंगे कि देखिए, मैं तो चाहता था कि महागठबंधन मजबूत हो, लेकिन नीतीश कुमार जी हमारी ये बात नहीं माने, वो बात नहीं माने, और हम कुछ दलितों के प्रस्ताव को लेकर के गए थे। ये जो अभी वहां पहुंचे हैं अमित शाह जी के यहाँ, वो क्या लेकर के पहुंचे कि दशरथ मांझी को आप भारत रत्न दे दीजिए। पब्लिक डोमेन में तो यही बता रहे हैं। तो दशरथ मांझी को ये भारत रत्न देने का अभी एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे इनको मिल गया भाई, ये अभी ही है। ये अपने समाज को मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, हम अमित शाह जी से मिल रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, तो ये कार्ड ये खेलेंगे और भाजपा इनके माध्यम से खिलवाएगी कि दलितों के कितने बड़े शुभचिंतक हैं या दलितों के कितने बड़े विरोधी हैं नीतीश कुमार जी। ये बात जीतन राम मांझी के मुंह से बीजेपी कहवाएगी। एक ये। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि जो 7 पार्टियों का महागठबंधन है, जो जातीय समीकरण है, देखिए जातीय अर्थमेटिक अलग होता है और उसकी केमिस्ट्री बनती है कि नहीं बनती है वो अलग पार्ट है। अभी तो बाई इलेक्शन हुए ना बिहार में, गोपालगंज और कुढ़नी में, ये 7 पार्टियों का गठबंधन तो था और भाजपा अकेले लड़ी, तो 7 पार्टियों के गठबंधन के जो वोटर थे वो अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करा पाए। गोपालगंज में जेडीयू जो दावा करती है कि हमारे साथ ईबीसी, ओबीसी, दलित खड़े हैं, वो अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। कुढ़नी में आरजेडी जो कहते हैं कि जो यादव समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है और मुस्लिम खड़े हैं, वो अपना वोट इनको ट्रांसफर नहीं करा पाई। कुढ़नी भी हार गए और गोपालगंज भी हार गए। तो जातीय समीकरण की बिसात पर तो ये गठबंधन है, लेकिन केमिस्ट्री बनेगी कि नहीं बनेगी ये भी महत्वपूर्ण है। इसी केमिस्ट्री को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कवायद कर रही है कि जो छोटे छोटे छत्रप हैं, जो मैसेज करते हैं और जिनकी जातियां पोलराइज होकर के अपने नेता के ही इशारे पर वोट करती है, तो क्यों ना हम उन छोटे लोगों को ही, और ठीक आप कह रहे हैं कि एक इस काम में बड़ा ही माहिर खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी कि भाई आप दिल्ली और दक्षिण को समेटने निकले हैं कि हम उत्तर से दक्षिण को जोड़ लेंगे और कांग्रेस आपको जिम्मेवारी दे रही है, तब तक कहीं बिहार में ही आपकी जमीन को खाली न करा दे भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कल तक आप भारतीय जनता पार्टी के लिए करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी खुद इस प्लान में लगी हुई है। इनके तो खुद के जो एमपी, जो अभी 16 एमपी हैं जेडीयू के, उसमें तो रोज खबरें आ रही है कि 12-13 एमपी ऐसे इनके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। इनके खुद के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो ये दाव भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी सुदीप, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट बड़ी क्लियर है, जितना है तो उतना है, उतना मेरा है, बाकी सब डिसयूनाइटेड विपक्ष का है। देखिए, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहले कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से बाहर से आए हुए व्यक्ति नेतृत्व नहीं करते थे, चीफ मिनिस्टर या कोई अध्यक्ष ऐसा पद नहीं मिलता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच अपना बदल दिया है। अभी आप देखेंगे, आसाम का देखेंगे, आप बिहार देखेंगे, और सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ गिने चुने नेता में जिनको वो चाह रहे हैं कि ग्रुप आ रहे हैं, और सम्राट चौधरी
अपना जो राजनीतिक आरजेडी जनता दल के थ्रू और भाजपा में इनको बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बन जाने के बाद भी जो संगठनात्मक चुनाव होता है, संगठन में जो की पोजीशन होते हैं उनमें उनकी दखल होता है, उनके मातृ संस्था का और उनके संगठन मंत्री का। लेकिन अभी वो सब जो है वार्तालाप, वो सब जो है कंसल्टेशन का काम चौधरी को दिया जा रहा है। इससे बहुत परिवर्तन है, क्योंकि पहले वो सोचते थे कि कोई हमारे रैंक से ही आके पद पे आए, लेकिन अभी उनको है कि इस क्षेत्र में मुझे सब शासन करना है और जिस विधि से भी हो, अगर वो कोई बाहर से भी आ जाए उनको भी दे दिया जाए, उनको थोड़ा झाड़ पोंछ के अपने तरह का बना दिया जाए, अपनी विचारधारा में ले आया जाए, उनको बना है। अब देखिए हेमंत बिश्वा शर्मा का सबसे बड़ा उदाहरण, वो कांग्रेस आए, उन पे एलिगेशन भी था, और अगर वो आए हैं तो वो भी यूपी के बुलडोजर बाबा की तरह काम कर रहे हैं। तो इनकी ये सोच जो है, जो पहले नहीं थी, इसमें बहुत बदलाव आया है। इसलिए अब जो भारतीय जनता पार्टी इसलिए इतनी पोटेंट फोर्स हो गई है, क्योंकि अब उनके पास कोई सैद्धांतिक ऐसा कुछ सीमा नहीं रहा जिसके अंदर वो काम करना चाह रहे हैं।